दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, बिहार की राजनीति में दिलचस्प खेल चल रहा है और यह दिलचस्प खेल उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में जाने की आशंका काफी पहले से बताई जा रही थी। क्योंकि एक तरफ ये चर्चा अब आम लोगों की जुबान तक भी पहुंच रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद तो दिया, लेकिन 20 नवंबर से लेकर 20 मई यानी केवल 6 महीने के लिए, और 6 महीने के बाद मुख्यमंत्री पद भारतीय जनता पार्टी को सौंपने को लेकर के बीजेपी ने अपनी तरफ से मुगालता पाल लिया। क्या नीतीश कुमार 20 मई तक मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद जब नहीं छोड़ेंगे तो तेजस्वी यादव, जिनके पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है कि वो राज्यसभा में विपक्ष की तरफ से एक कैंडिडेट को जिता सके, वो खुद उनके नाम की चर्चा आखिर शुरू कैसे हो गई? क्या तेजस्वी यादव के नाम की चर्चा एक संयोग है या प्रयोग है? तेजस्वी यादव जैसे नेता चुनाव जीतने के लिए खुद को एक अनिश्चित सीट पर दांव पर क्यों लगाएंगे? और इस खेल के पीछे नीतीश कुमार तो नहीं है। खेल बड़ा दिलचस्प है और उस दिलचस्प खेल के पहले भारतीय जनता पार्टी के इरादों की भनक तो नीतीश कुमार को दिसंबर आते आते लग गई थी, यूं कहे कि नवंबर के आखिरी सप्ताह में ही लग गई थी। उसके बाद इंतजार किया जा रहा था राज्यसभा चुनाव का कि राज्यसभा चुनाव के दरमियान कौन से समीकरण बैठते हैं और उस समीकरण के आश्रय भारतीय जनता पार्टी बिहार जैसे राज्य का मुख्यमंत्री पद पाने के लिए अपने एजेंडे को कैसे आगे बढ़ाने की दिशा में काम करती है और नीतीश कुमार कैसे भारतीय जनता पार्टी के चंगुल से अपने मुख्यमंत्री पद के या जनता दल यूनाइटेड के लिए मुख्यमंत्री पद के कार्यकाल को 5 वर्षों के लिए सेव कर पाते हैं। ये गुणा गणित इसी राज्यसभा चुनाव पर आकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव के राज्यसभा वाले गणित के पीछे नीतीश कुमार कैसे हैं, उसकी चर्चा के पहले यह जरूरी हो जाता है कि आज किस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में विलय करने के लिए इशारा किया है और क्या वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी में विलय कर लेगी। बिहार विधानसभा में राज्यसभा चुनाव पर यदि नजर डालें तो 243 सदस्यों की विधानसभा में चूंकि 5 सदस्य चुने जाने हैं, लिहाजा 5 सांसदों को चुने जाने के लिए 205 विधायकों की आवश्यकता है और 205 विधायक चाहिए 5 सांसदों को चुनने के लिए। एक सांसद के ऊपर 41 विधायकों के वोट चाहिए। यदि वोटिंग की नौबत आती है तो निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति में वोटिंग नहीं होगी, लेकिन 41 के ऊपर उसी संख्या बल के ऊपर एक व्यक्ति जाएगा। विपक्ष के पास 35 वोट है, एनडीए के पास 202 वोट है। विपक्ष को अपना एक व्यक्ति जिताने के लिए 6 अतिरिक्त वोट चाहिए और इन दोनों गठबंधनों के अलावा जो अतिरिक्त वोट है वो भी कुल जमा 6 ही है। एनडीए को 5 लोगों को जिताने के लिए 202 के अलावा सिर्फ 3 की जरूरत है। तो 5वीं सीट क्या विपक्ष जीतेगा या 5वीं सीट एनडीए ही जीतेगा? इसी चर्चा के बीच में अचानक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जिसके 4 विधायक हैं, उस पार्टी को कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में आप विलय कर लें और आपकी सारी राजनीतिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। उनकी राजनीतिक समस्याएं क्या है? उनकी राजनीतिक समस्या यह है कि राज्यसभा का कार्यकाल उनका भी खत्म हो रहा है और उन्हें भी राज्यसभा में फिर जाने की इच्छा है। उनके बेटे बिना किसी सदन का, विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य बने बिना बिहार सरकार में मंत्री बन गए हैं। लिहाजा अप्रैल मई में होने वाले विधान परिषद के चुनाव में उन्हें भी विधान परिषद जाना है। तो विधायकों की संख्या केवल 4, लोकसभा में स्थिति शून्य और एक तरफ राज्यसभा और एक तरफ विधान परिषद चाहिए। अब ये दोनों समस्याओं का निराकरण भारतीय जनता पार्टी में जाकर मिलेगा या जनता दल यूनाइटेड में जाकर मिलेगा या वो अपनी पार्टी आरएलएम का अस्तित्व बचाकर ढूंढेंगे, ये सवाल तो बड़ा है ही। सवाल उससे भी बड़ा ये है कि भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का मर्जर क्यों चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के पास 89 विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक दल बिहार विधानसभा में है उनके पास 24 विधायक हैं। एक समर्थक दल चिराग पासवान की पार्टी है जिसके 19 विधायक हैं। दूसरा समर्थक दल जीतन राम मांझी की पार्टी है जिसके 5 विधायक हैं। कुल जमा भारतीय जनता पार्टी को बिहार विधानसभा में अभी 113 विधायकों का उसके खेमे में समर्थन प्राप्त है। नीतीश कुमार के बारे में अगर साफ साफ कहें तो एनडीए के अंदर नीतीश कुमार की पार्टी को
89 विधायकों का समर्थन मोटे तौर पर प्राप्त है। 85 उनकी जनता दल यूनाइटेड के खुद के और 4 उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के। लेकिन नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को भी जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा एक बार बिहार का मुख्यमंत्री बनने की हसरत पाले हुए हैं। आज से नहीं, तब से जब 2003 में वो बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता बने थे, और इस हसरत के लिए उन्होंने राज्यसभा की कुर्सी को भी छोड़ा है तो विधान परिषद को भी छोड़ा है। कार्यकाल खत्म होने के पहले बीच में ही ठोकर मार दी है। तो क्या उस परिस्थिति में उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के सामने झुक जाएंगे और सम्राट चौधरी की सदारत में कुशवाहा पॉलिटिक्स को विसर्जित करने के लिए तैयार हो जाएंगे? गुंजाइश तो दिखती नहीं है, लेकिन राजनीति में किसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन राजनीति में जब किसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, तो क्या उस परिस्थिति में बीजेपी एनडीए के अंदर की एक पार्टी को अपनी पार्टी में मिलाना चाहती है? तो नीतीश कुमार इसका मतलब क्या समझ नहीं पा रहे? अगर कोई यह सोचता हो कि नीतीश कुमार इस राजनीतिक खेल का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसे माना जाएगा कि राजनीति में नीतीश कुमार को अभी कोई समझ नहीं पाया, और वैसे लोग समझ नहीं पाए। बिहार विधानसभा चुनाव याद कीजिए, नीतीश कुमार की सेहत को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से एनडीए के अंदर का खेल देखा और जिस प्रकार से दिल्ली में उनके लोगों ने सीटों का बंटवारा किया, एक ही तरह का कट कॉपी पेस्ट टाइप का ट्वीट अलग अलग दलों के नेताओं ने किया, जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी के नेतागण भी शामिल थे। उसके बाद नीतीश कुमार ने बिना पूछे जिस प्रकार से सिंबल बांटने शुरू किए, उस वक्त लोगों को लग गया कि नीतीश कुमार अभी चूके नहीं। लेकिन नीतीश कुमार जो सियासत में मौके पर चौका मारने के उस्ताद माने जाते हैं, क्या इस बार वो मौके पर चौका लगा पाएंगे? हालिया घटनाक्रम को देखें तो कई तरह के सवाल उनको लेकर उठाए जा रहे हैं, लेकिन उन सवालों से इतर जब नीतीश कुमार की बौद्धिक क्षमता की अगर परीक्षा देखनी हो, तो याद कीजिए नवंबर का महीना 14 नवंबर से 20 नवंबर के बीच का वक्त, और उस वक्त में नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से एनडीए का नेता कौन होगा इसको लेकर के अपनी बिसात बिछाई, और जिस प्रकार से गवर्नर को पुरानी विधानसभा भंग करने के साथ जो कैबिनेट के इस्तीफा की जो परंपरा थी, उस परंपरा को तोड़ते हुए फ्यूचर की यानी 2 दिन बाद की तारीख दी और साथ में इस्तीफा नहीं भेजा, उसी वक्त लोगों को समझ में आ गया था कि नीतीश कुमार कौन सा राजनीतिक खेल खेल रहे हैं। और नीतीश कुमार के अंदर अब भी सियासत की समझ उसी तरह बनी हुई है जैसा आमतौर पर लोग उनके बारे में सोचते हैं। नीतीश कुमार एनडीए के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मंशा को कितना भांपते हैं, इसी का लिटमस टेस्ट ये राज्यसभा चुनाव है। और अब ये दिखने लगा है कि नीतीश कुमार बीजेपी के गेम प्लान को समझ रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव की चर्चा जिस पर अभी हम आएंगे, उसके पहले यह बताना जरूरी है कि आज निशांत को लेकर एक बड़ा सवाल उठा। जेडीयू के अंदर से कुछ लोगों ने निशांत को राज्यसभा भेजने की मांग की। निशांत नीतीश कुमार के बेटे हैं, आज नीतीश कुमार का जन्मदिन है, हम भी अपने दर्शकों अपनी टीम की तरफ से उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के जन्मदिन के अवसर पर निशांत के राज्यसभा सीट की चर्चा यदि शुरू हुई है, तो इसके पीछे कौन से लोग हैं, ये सवाल बड़ा है। और किस मंशा से निशांत को राज्यसभा भेजने की चर्चा शुरू हुई है, यह सवाल उससे भी बड़ा है। जेडीयू के भीतर 2 राज्यसभा सीटों को, 2 राज्यसभा सांसदों को भेजने की क्षमता अभी मौजूदा विधानसभा में मौजूद है। 82 विधायक चाहिए, जेडीयू के पास 85 विधायक है। भाजपा को भी 2 लोगों को भेजने के लिए 82 विधायक चाहिए और उसके पास 89 विधायक है। यानी जेडीयू और भाजपा दोनों 2-2 सांसदों को राज्यसभा भेज सकते हैं। अब भाजपा किसे भेजेगी किसे नहीं भेजेगी, वो तो मोदी शाह के सिवा तीसरा कोई व्यक्ति बता नहीं पाएगा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही तय करेंगे कि कौन से लोग राज्यसभा जाएंगे। क्या नितिन नवीन जाएंगे, क्या पवन सिंह जो भोजपुरी के स्टार हैं उनको लेकर अलग अलग तरह के मामले भी चलते रहते हैं, क्या उन्हें भेजा जाएगा या कोई और जाएगा, ये सवाल है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के दोनों सांसद कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर और दूसरी तरफ राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, इनको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि रामनाथ ठाकुर तो जा सकते हैं, लेकिन हरिवंश की राज्यसभा सीट पर पेच फंसा हुआ है। एरिस्टो फार्मा के मालिक माने जाने वाले किंग महेंद्र जो कई बार राज्यसभा में रहे, उनके भाई भोला शर्मा की भी चर्चा है कि वो जा सकते हैं, जेडीयू के सिंबल पर जा सकते हैं।
और दूसरी तरफ आज अचानक निशांत की चर्चा शुरू हो गई कि मुख्यमंत्री अपने बेटे निशांत को भी भेज सकते हैं राज्यसभा। सवाल यह है कि निशांत को किस मंशा से राज्यसभा ले जाने की चर्चा उड़ाई गई है या उड़ी है, इसके पीछे का खेल बहुत दिलचस्प है। जेडीयू में खेमा लगातार मांग कर रहा है कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए। निशांत ने अपनी तरफ से ऐसे कोई संकेत अभी दिए नहीं है कि वो राजनीति में आने में दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन निशांत को राजनीति में लाने की मांग करने वाले बहुत हैं। अब जो भाजपा समर्थक खेमा है वो चाहता है कि निशांत राजनीति में आए और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद हैंड ओवर कर दे बीजेपी को, और जेडीयू की तरफ से निशांत उप मुख्यमंत्री बन जाए, डिप्टी सीएम बन जाए। लेकिन नीतीश कुमार ये कतई नहीं करेंगे। इस मामले में नीतीश कुमार को गच्चा नहीं दिया जा सकता। लेकिन निशांत राज्यसभा जाएं, ये बात यदि शुरू हुई है तो इसके पीछे कौन सी गणित है? निशांत को राज्यसभा भेजने के पीछे जो लॉजिक दिया जा रहा है कि अगर निशांत राज्यसभा जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से जेडीयू पर यह दबिश बढ़ा देगी कि निशांत को नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में जगह दी जाएगी और बदले में जेडीयू से 2 दूसरे डिप्टी सीएम दिए जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का पद नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को दे दे। क्या नीतीश कुमार एक गणित समझ नहीं रहे हैं? पक्के तौर पर अभी हम नहीं कह सकते कि क्या समझ रहे हैं क्या नहीं समझ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के मिजाज को देखते हुए, उनके अब तक के राजनीतिक इतिहास को देखते हुए यह बात जरूर समझा जा सकता है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार और लालू यादव के बारे में कोई कहे कि वो राजनीति नहीं समझ रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसे राजनीतिक समझ उसकी नौसिखिया ही मानी जाएगी। निशांत का नाम दरअसल 2-3 वजहों से सामने लाया जा रहा है कि हरिवंश की सीट पर निशांत जाएं, हरिवंश की सीट पर भोला शर्मा जाएं, या हरिवंश की सीट पर हरिवंश ही रिपीट हो जाए। ये सारी बातें जो हो रही है, इन सब के पीछे एकमात्र कारण और सबसे बड़ा कारण यह है कि पूर्व आईएएस अधिकारी जो अपने सर्विस पीरियड में ही वीआरएस लेकर भारतीय प्रशासनिक सेवा को छोड़ चुके हैं, मनीष वर्मा राज्यसभा न जा पाए, क्योंकि मनीष वर्मा के राज्यसभा जाने का मतलब होगा कि पार्टी के अंदर नीतीश कुमार ने अपने खेमे को, और खासकर वैसे खेमे जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झुके हुए नजर आते हैं, उन खेमे का खेल एक झटके में खराब कर दिया। पार्टी में एक न्यूट्रल पावर सेंटर खड़ा कर दिया नीतीश कुमार ने, और खासकर एक ऐसा सेंटर जिस सेंटर के इर्द गिर्द जनता दल यूनाइटेड के कैडर को अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाने, शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने के लिए एक मजबूत खंभा दे दिया गया। उस खंभे को औपचारिकता प्रदान कर दी गई। मनीष वर्मा अगर राज्यसभा नहीं जाए, इसके लिए पूरी लॉबिंग हो रही है, तो इस लॉबिंग के बाद क्या नीतीश कुमार निशांत को भेजने के लिए तैयार होंगे? देखते हैं क्या होता है। व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि निशांत को राज्यसभा भेजने के लिए नीतीश कुमार शायद ही तैयार हो, वो भी इस परिस्थिति में, क्योंकि बीजेपी का गेम वो समझते हैं। अब एक चर्चा इसके साथ और हो रही है कि मनीष वर्मा अगर राज्यसभा नहीं जाते हैं, अगर मनीष वर्मा विरोधी कैंप जेडीयू के अंदर अपना खेल बनाने में कामयाब हो गया, मनीष वर्मा को रोकने में कामयाब हो गया, तो पटना में जो चर्चा चल रही है वो ये है कि मनीष वर्मा के लिए नीतीश कुमार ने प्लान बी भी तैयार रखा है। और जिस प्लान बी की चर्चा लोग दबी जुबान से कर रहे हैं, वो प्लान बी ये है कि नीतीश कुमार मनीष वर्मा को अगले महीने विधान परिषद लाकर बिहार में एक नया कैबिनेट बर्थ सृजित कर सकते हैं, और वो है मुख्यमंत्री कार्यालय में कैबिनेट मंत्री। आमतौर पर आपने सुना होगा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, अभी जितेंद्र सिंह है। मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएमओ में कैबिनेट मंत्री बनाकर नीतीश कुमार के कामों का बोझ हल्का करने की जो कोशिश बताई जा रही है कि चूंकि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और उनको प्रशासन और पार्टी दोनों पर नजर बनाए रखनी है, लिहाजा एक संगठन के मामले में जैसे हेल्पिंग हैंड नीतीश कुमार ने बना रखा है कि संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष है, कहीं उसी तरह तो नीतीश कुमार सरकार के मामले में नहीं सोच रहे कि फाइलों पर नजर रखने के लिए सीएमओ के अंदर भी एक मंत्री कैबिनेट स्तर का दिया जाए। अब जब से यह खबर सामने आई है कि मनीष वर्मा राज्यसभा नहीं गए, तो मनीष वर्मा के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में कैबिनेट मंत्री का पद सृजित करके शपथ दिलाई जा सकती है मनीष वर्मा को बरास्ते विधानसभा विधानमंडल में लाकर। तो उसके बाद जेडीयू के अंदर जो प्रो बीजेपी कैंप है, उस कैंप के भी हाथ पांव
फूलने लगे हैं कि ये नीतीश कुमार का नहले पर दहला बहुत भारी पड़ सकता है। अब उसके बाद क्या होगा, ये सवाल है। खैर, इन तमाम सवालों का जवाब आने वाले कुछ हफ्तों में मिल जाएगा। राज्यसभा मनीष वर्मा जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, इसका जवाब भी 2-3 दिनों में मिल जाएगा। लेकिन अब आते हैं उस सवाल के ऊपर जिसको लेकर 2 दिनों से चर्चाओं का बाजार गर्म है। चर्चाओं का बाजार इसको लेकर गर्म है कि तेजस्वी यादव राज्यसभा जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि कई टीवी चैनलों ने कल जिस प्रकार की खबर चलाई कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे राज्यसभा के लिए। अब चूंकि अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रहे हैं, अखिलेश यादव भी संसद जाते हैं, कोई सवाल नहीं उठता कि वो राज्य छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं, उन्होंने हार मान ली है, ऐसा कोई सवाल यूपी में कोई नहीं उठाता। लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव राज्यसभा जाएंगे तो ये सवाल किस मुंह से उठाया जाएगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि तेजस्वी यादव जब जाएंगे तो क्या होगा। बीएस येदियुरप्पा भी मोदी लहर में 2014 में दिल्ली आए थे, तब कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, बीएस येदियुरप्पा वापस कर्नाटक भेज दिए गए। तो क्या बीएस येदियुरप्पा दिल्ली आ गए थे 2014 में, तो क्या उस वक्त उन्होंने राजनीति छोड़ दी थी? बिल्कुल नहीं। बीएस येदियुरप्पा जब दिल्ली आए थे उस वक्त भी वो भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट थे, और वही हुआ कि जब भारतीय जनता पार्टी 2018-19 में सत्ता में आई तो येदियुरप्पा ही मुख्यमंत्री बने। तो तेजस्वी यादव राज्यसभा आते हैं या राज्यसभा के लिए समर में कूदते हैं, तो एक अनिश्चित सीट पर कैसे कूदेंगे, किसके बूते कूदेंगे? चुनाव हारने के लिए तो तेजस्वी यादव आएंगे नहीं। ये सवाल बड़ा है कि आखिर तेजस्वी यादव आ रहे हैं तो अंदर खाने कौन सी गणित पिछाई गई है। दरअसल तेजस्वी यादव, यदि, मेरा मानना है कि अभी इस बारे में कोई पक्का फैसला नहीं हुआ है कि तेजस्वी यादव, जो मेरे पास खबर है, तेजस्वी यादव राज्यसभा जाएंगे या नहीं जाएंगे। हाँ, चर्चा जरूर चल रही है, लेकिन बिना आग के धुआं नहीं उठता, ये बात भी बिल्कुल सही है। तेजस्वी यादव यदि राज्यसभा जाने के लिए तैयार होते हैं तो तय मानिए कि बिना नीतीश कुमार की मौन सहमति के, बिना उनके इशारे के, तेजस्वी यादव राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए कदम नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि तेजस्वी यादव ये देख रहे हैं कि एनडीए को जीत के लिए, 5वीं सीट जीतने के लिए 3 अतिरिक्त वोटों की जरूरत है। महागठबंधन को 5वीं अतिरिक्त सीट जीतने के लिए 6 अतिरिक्त वोटों की जरूरत है। ऐसे में चुनाव होता है, 5 सीट के लिए 6 कैंडिडेट आते हैं, तो तेजस्वी यादव की सीट फंसेगी। तेजस्वी यादव की सीट फंसेगी और फंसी हुई सीट पर तेजस्वी यादव कतई चुनाव नहीं लड़ेंगे। तेजस्वी यादव तभी चुनाव लड़ेंगे जब 5 सीट के लिए 5 ही कैंडिडेट हो, एनडीए सिर्फ 4 कैंडिडेट दे और 5वें कैंडिडेट महागठबंधन से हो। उस परिस्थिति में तेजस्वी यादव चुनाव लड़ेंगे। तो जब उस परिस्थिति में तेजस्वी यादव चुनाव लड़ेंगे तो आखिर किसके आशीर्वाद से लड़ेंगे? अतिरिक्त वोटों के लिए क्या उनके चाचा यानी नीतीश कुमार तैयार हो गए हैं कि तेजस्वी को दिल्ली भेजा जाए? और ऐसा नीतीश कुमार यदि कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? अगर इस थ्योरी को मान लिया जाए कि तेजस्वी यादव ही राज्यसभा के लिए विपक्ष के कैंडिडेट हैं, तो इसके पीछे तय मानिए कि अगर यह सही खबर है तो नीतीश कुमार का दिमाग इसके पीछे है। नीतीश कुमार इसलिए तेजस्वी यादव को राज्यसभा भेजना चाहेंगे क्योंकि जब जब महागठबंधन अस्तित्व में आया, जब जब नीतीश तेजस्वी की जोड़ी बनी, जो मामले सीबीआई और ईडी के पास है, उनको ढाल बनाकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को अलग करने की कोशिशें तेज हुई, और अंततः ये साथ कभी 20 महीने में टूटा तो कभी 17 महीने में टूटा, और सबने देखा कि सीबीआई और ईडी के मामले का किस तरह से इस्तेमाल करते हुए तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के, यानी राजद और जेडीयू के गठबंधन को तोड़ा गया था। बार बार कहा गया कि नीतीश कुमार खुद तो साफ छवि के नेता कहे जाते हैं, लेकिन अपनी कैबिनेट में दागी लोगों को कैसे रखते हैं। और ये एक ऐसा सवाल है कि नीतीश कुमार, जो कम से कम छवि के मामले में बेहद सतर्क माने जाते हैं, ऐसे सवालों के सामने अक्सर निरुत्तर होते हुए नजर आते हैं। नीतीश कुमार में तमाम राजनीतिक कमियां हो सकती हैं, हर राजनेता जो सत्ता में है उसके अंदर खूबियां और कमियां सब है, लेकिन नीतीश कुमार भ्रष्टाचार वाला मामला या सांप्रदायिकता वाला मामला जब सामने आता है, CCC का मामला, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, उसमें खासकर करप्शन वाला मामला जब सामने आता है, तब नीतीश कुमार विचलन की स्थिति में हो जाते हैं।
और वही विचलन की स्थिति महागठबंधन के टूटने का कारण बनती है। तेजस्वी यादव अगर दिल्ली आते हैं तो इसके पीछे नीतीश कुमार की गणित दरअसल ये है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के गेम प्लान को विफल करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में मुख्यमंत्री पद जाने से रोकने के लिए अगर पूरा विपक्ष, जिसमें महागठबंधन के 35 और विपक्ष के 6 दूसरे अन्य दलों के 6 विधायक, जिसमें एमआईएम के अल्पसंख्यक विधायक भी हैं, बसपा वाले भी हैं, इन सब को जोड़ करके एक गणित बनती है विधानसभा में बहुमत की, उसमें कैबिनेट के अंदर तेजस्वी यादव ना आए ताकि बीजेपी बार्गेन नहीं कर सके, सीबीआई ईडी के माध्यम से बिहार कैबिनेट को कसौटी पर कसने की कोशिश ना हो सके, इसके लिए तेजस्वी यादव विधानमंडल में न रहे तो बेहतर है। इसी गणित के तहत अगर ये एप्लीकेबल होता है तब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को दिल्ली भेजने के लिए सहमत हो सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव पटना में रहेंगे तो मंत्री बनेंगे, उप मुख्यमंत्री बनेंगे। तेजस्वी यादव विधानमंडल के सदस्य नहीं रहेंगे तो उनकी पार्टी साफ साफ कहेगी कि चूंकि तेजस्वी यादव बिहार में नहीं है, तेजस्वी यादव संसद के सदस्य हैं और संवैधानिक मान्यताओं के तहत विधानमंडल के सदस्य मंत्री बनते हैं, लिहाजा तेजस्वी यादव मंत्री नहीं है। जबकि असली गणित यह होगा कि अगर राजद जदयू का मिलन होता है, नीतीश कुमार वापस महागठबंधन की तरफ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी को डिच करते हैं, उस परिस्थिति में तेजस्वी यादव सरकार का हिस्सा भी न रहे और राष्ट्रीय जनता दल सरकार का हिस्सा भी बन जाए, इसी रणनीति के तहत तेजस्वी यादव यदि राज्यसभा जाने का फैसला लेते हैं तो यही रणनीति पर्दे के पीछे से काम कर रही होगी। इसके सिवा कोई दूसरा गणित नहीं है कि तेजस्वी यादव राज्यसभा जा रहे हो। विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद कैबिनेट रैंक का पद होता है। कैबिनेट की सुख सुविधा छोड़कर दिल्ली के लोधी एस्टेट या किसी दूसरे इलाके में एक टाइप 7 बंगले के लिए अगर तेजस्वी यादव जाते हैं तो इसके पीछे बिना नीतीश कुमार की सहमति के वो एक रिस्की चुनाव लड़ना, जोखिम भरा चुनाव लड़ने का फैसला ले, ये बात आसानी से गले नहीं उतरती। मोटे तौर पर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की गणित को समझ चुके हैं कि कौन लोग निशांत को आगे बढ़ा रहे हैं। वो इस गणित को भी समझ चुके हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी में मर्जर का दबाव क्यों डाला जा रहा है, बीजेपी 89 से 93 तक क्यों पहुंचना चाहती है, और नीतीश कुमार इस खेल को भी समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के मुख्यमंत्री पद को बंगाल चुनाव के तत्काल बाद अपने कब्जे में लेना चाहती है। यानी एक शांतिपूर्वक स्मूथ पावर ट्रांसफर की तरफ बीजेपी बढ़ना चाहती है और नीतीश कुमार ये अपनी तरफ से पूरा जोर लगाकर नहीं होने देंगे। इसीलिए ये पूरी चर्चा अभी शुरू हुई है, लेकिन राजनीति में चर्चा है, चर्चाओं का क्या है, और ये चर्चा यदि मूर्त रूप लेती है, कल परसों में सब कुछ साफ हो जाएगा। तो तय मानिए कि एनडीए के अंदर बड़ी टूट होने वाली है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।